हाँ, कैथोड पे एसआरपी देखेंगे किसका ज्यादा है और एनोड पे एसओपी है ना। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये हमको कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। जैसे पहला है एक्वस NaCl, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है। सेकंड में एक्वस सोडियम सल्फेट की, थर्ड में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट की, है ना, इसमें कॉपर क्लोराइड की। और इन सभी में हमें बताना है कि इनके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराने थे, कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे और एनोड पे कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड पे अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। तो वो कैसे हम लोग पता लगाते हैं, तो देखो एक एग्जांपल से इसको क्लियर समझते हैं। सबसे पहला वाला एग्जांपल मैंने लिया है एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl solution using platinum electrodes। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बताना है, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। वो तो हम लोग कर ही चुके लास्ट। हाँ वो तो बना सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी वॉइस ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ी स्लो आ रही है। एक मिनट, कुछ फर्क आया पड़ा इसमें? यस सर। चलो ठीक। तो इसमें देखिए पहला जो एग्जांपल है उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, है ना। एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस का है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को यूज कर रहे हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना, तो इलेक्ट्रोड का कुछ नहीं होने वाला है। जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो सॉल्ट के आयंस का होगा या वाटर का होगा। तो देखो इनको करने का ये तरीका, जैसे देखो आप जिस भी सॉल्ट की वो पूछ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा है, पहले आप उसको लिखो और उसको आप आयनाइज कर दो। सबसे पहले क्या करते हो, उसको आयनाइज कर दो। तो देखो एनोड पे यहाँ पे मैंने एक कॉलम टाइप का बना दिया है ना। देखिए एनोड पे सॉल्ट का एनायन जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे सॉल्ट का एनायन मतलब कौन सा है, Cl है ना। तो एक कैंडिडेट तो ये हो गया, और कैथोड पे सॉल्ट का कटायन जाएगा Na+, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये दिख रही है कि एनोड पे क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, या और कैथोड पे सोडियम का रिडक्शन। लेकिन ये मॉल्टन सॉल्यूशन नहीं है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ये भी ध्यान रखना है कि हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। तो वाटर भी एक कैंडिडेट है, वाटर भी एक पॉसिबिलिटी, वाटर के मॉलिक्यूल तो दोनों जगह ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकते हैं। तो उसके नीचे मैंने दोनों में वाटर बॉटल लिया है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा, जैसे आपको कैथोड पे पहले डिसाइड करना है कि कैथोड में दो कैंडिडेट है, तो सोडियम है एक वाटर। इन दोनों में कोई एक ही प्रेफरेंशियली रिड्यूस होगा, है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों रिड्यूस होने लगेंगे। तो फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है वो उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला था। जब भी एक से ज्यादा स्पेसीज प्रेजेंट होती हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, तो उनमें से प्रेफरेंशियली किसी एक का ही रिडक्शन या फिर उनमें से किसी एक का ही प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब ये डिसाइड हम लोग को करना पड़ेगा थ्योरेटिकली कि इन दोनों में, जैसे कैथोड में इसमें किसका रिडक्शन होगा, H2O में, है ना। तो ये हम लोग कैसे बताएंगे, बताओ कैसे बताया आप लोगों ने, SRP देख लिया, ठीक है। वाटर और Na+ में SRP ज्यादा है। तो वो जो सीरीज हम लोग लिखी थी, देखो वाटर की प्लेसमेंट यहाँ पे है ना, एल्युमिनियम और मैग्नीज के बीच में वाटर है, और सोडियम यहाँ पे है, और SRP ऊपर से नीचे जाने पे SRP बढ़ रहा है। इसका मतलब कि वाटर का SRP ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो वाटर ही क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, वाटर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, लेकिन सोडियम है रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसकी हाफ रिएक्शन क्या होगी, देखो अगर ये डिसाइड कर लिया कि वाटर ही रिड्यूस होगा, है ना, सोडियम नहीं डिफ्यूज होगा, तो इसकी हाफ रिएक्शन हम लोग लिख देंगे। तो
कैथोड पे सोडियम आयन क्या होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम आयन सॉरी सोडियम आयन का तो कुछ नहीं होगा, ये दोनों हो रही है। यहाँ पे वाटर रिड्यूस होंगे, वाटर का एसआर भी ज्यादा, तो वाटर जो है वो रिड्यूस होंगे। और अगर वाटर रिड्यूस होंगे तो क्या बनाएगा प्रोडक्ट, वाटर रिड्यूस होंगे कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन देता है। बहुत बढ़िया, तो हाइड्रोजन गैस। और अगर आप बैलेंस करोगे तो OH माइनस बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हाफ रिएक्शन अकर हो रही होगी, ये हाफ रिएक्शन हो रही होगी कैथोड पे, ठीक है। तो इसका मतलब कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोग को, हाइड्रोजन गैस है, प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, एनोड पे अगर आपको पूछा जाए कि भाई एनोड पे क्या बनेगा, तो हाँ, फिर से आपको वही चीज देखना है कि यहाँ पे दो कैंडिडेट है, क्लोराइड आयन भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बेटा वो प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा जिसका एसओपी ज्यादा होगा। अब वो फिर लिस्ट वही ऑर्डर देखो जरा कि क्लोराइड आयन का एसओपी ज्यादा है कि वाटर का, है ना, कौन आगे बैठा है, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे बेटा क्लोराइड आयन का प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ वाटर का कुछ नहीं होगा, है ना। बोलो भाई। तो यहाँ पे एनोड पे हम लोग बोलेंगे कि क्लोराइड आयन का एसओपी ज्यादा है, इसलिए क्लोराइड आयन विल गेट्स ऑक्सीडाइज, ये हो जाएंगे ऑक्सीडाइज, लेकिन वाटर का कुछ नहीं होगा, ठीक है, वाटर का कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी हाफ रिएक्शन एनोड पे क्या चलने लगेगी, क्लोराइड आयन अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो कौन सी गैस बनाएंगे, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये हाफ रिएक्शन आपकी एनोड पे, तो ये इस तरह से आपको आंसर देना होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो बताओ, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो आपसे सीधा सीधा यही पूछ देगा कि बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो हम बोल देंगे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और एनोड पे क्लोरीन गैस, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। वो आपसे फाइनल सॉल्यूशन का नेचर पूछने लगेगा कि फाइनल इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा कि बेसिक हो जाएगा, मतलब पीएच आपको कम या पीएच पे पूछ सकता है, पीएच बढ़ जाएगा घट जाएगा, बेसिक हो जाएगा। कैसे रीजन, OHN निकल गए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो आप ऐसे समझो कि जो आयन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो रिड्यूस हो रहे हैं, वो तो बेटा फाइनल प्रोडक्ट बनाया दे रहा है, लेकिन जो आयन ना तो ऑक्सीडाइज हो पा रहे हैं ना रिड्यूस हो पा रहे हैं, वही फाइनली सॉल्यूशन के पीएच को डिसाइड करेंगे, क्योंकि वही आयन तो रह जाएंगे सॉल्यूशन में, है ना। जो आयन सॉल्यूशन में रह जाएंगे, जिनका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, अल्टीमेटली वही सॉल्यूशन के पीएच को डिटरमाइन करेंगे। तो आप देखो एनोड पे सोडियम आयन का कुछ नहीं हुआ और कैथोड पे इधर वाटर का, तो आप इन दोनों को अगर आपस में कंबाइन ही कर दो या इन दोनों की रिएक्शन ही लिख दो कि सोडियम आयन वाटर से रिएक्ट करने लगेगा, और सोडियम वाटर से करके क्या बनाएगा, NaOH, और NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब फाइनल सॉल्यूशन क्या होने लगेगा, बेसिक। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो इस वाली हाफ रिएक्शन में चलो हाइड्रोजन तो गैस निकल गई, लेकिन वो आयन आयन तो सॉल्यूशन में ही मौजूद रहेंगे, तो OH आयन पानी में नहीं रहेंगे, और सोडियम आयन से मिल मिल के ये क्या बना देंगे, NaOH, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इस वजह से सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस होने से पहले NaCl का पीएच तो 7, NaCl तो न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका पीएच 7 था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस हो चुकी होगी कंप्लीट, तो पीएच 7 से क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। फाइनल सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा नेचर का हो जाएगा, एल्कलाइन बेसिक नेचर का हो जाएगा, है ना।
तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे देखो मैं लिख दिया कमेंट ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हम लोग क्या कमेंट करेंगे, इसमें बोल देंगे आफ्टर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस सीधे बता देना कि Na+ आयन वो जो OH आयन बन रहे उनके साथ कंबाइन होके क्या बनाने लगेंगे, NaOH। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए आफ्टर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस solution become alkaline। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। एल्कलाइन मतलब बेसिक हो जाएगा। क्यों बेसिक? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के फॉर्मेशन की वजह से आफ्टर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस द सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन। ठीक है, तो आपसे पीएच पे भी कमेंट करने को बोला सकता है, इसका मतलब पीएच इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बिकम एल्कलाइन, पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 7 से ज्यादा ही हो जाएगी ग्रेटर देन 7। ठीक है, बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट हो बताओ, कोई पॉइंट उसमें ना क्लियर हुआ हो, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो कैसे देखेंगे, है ना। तो आप देखिए कैथोड पे जिसका SRP ज्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, एनोड पे जिसका SOP ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज, है ना। और फिर जो आयन रह जाएंगे वो फाइनली सॉल्यूशन के पीएच को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है क्योंकि NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना, साथ तक क्लियर, आप लोग समझ आ रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक कॉमन क्वेश्चन है सर, है ना। अब देखो इसके बाद अगला केस पे आते हैं, नेक्स्ट जो केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट यूजिंग प्लेटन मेथड। ये चाहो तो आप ही लोग करके बताओ कि सोडियम सल्फेट के सॉल्ट सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहा है और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट पहले बताओ क्या होगा। एनोड पे O2 मिलेगा, ठीक है, बहुत सही। कैथोड पे वाटर का रिडक्शन, वाटर से हाइड्रोजन बनेगा, ठीक। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे O2 ऑक्सीजन बेस। है ना, सभी लोग समझ पा रहे बात को। सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की लिक्विड कराई जा रही, कैथोड पे क्या बनना है, एनोड पे क्या बनना है। क्लियर संगठन हो गया, है ना। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे इस तरह के क्वेश्चन करने तो आप सीधे पहले डॉक्टर वाला साइन बनाओ प्लस वाला, ठीक है, एक तरफ एनोड लिखो एक तरफ कैथोड लिखो, ठीक है। अब एनोड के नीचे सॉल्ट का एनायन लिखो, एनोड के नीचे वाले कॉलम में सॉल्ट का एनायन, तो सॉल्ट का एनायन कौन है, सल्फेट आयन। कैथोड के नीचे सॉल्ट का कैटायन सोडियम आयन, ठीक है। लेकिन बेटा एक्वस सॉल्यूशन जब भी दिया जाए तो वाटर भी एक पॉसिबल कैंडिडेट होता है जो कैथोड और एनोड दोनों जगह ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने के लिए तैयार रहता है, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो अब यहाँ पे आप इसको चेक कर लो, पहले कैथोड पे चेक करो कि सोडियम आयन वाटर में किसका SRP ज्यादा
है ना, वाटर का। अभी अभी NaCl में भी हम लोगों ने किया था। तो इससे समझ में आ गया कि अल्टीमेटली वाटर ही रिड्यूस होगा, है ना, क्योंकि ये इसका क्या है, हायर एसआरपी है, हायर एसआरपी है, तो ये फाइनली क्या होगा, यही रिड्यूस होगा। ठीक है, और वाटर जब रिड्यूस होता है तो कौन सी गैस दे देता है, हाइड्रोजन। फिर एनोड में देखेंगे कि सल्फेट आयन और वाटर में किसका एसओपी ज्यादा है ना। देखो जरा, अभी वो लिस्ट याद नहीं होगी आपको, तो वाटर और सल्फेट, सल्फेट काफी पीछे बैठा हुआ है ना, तो वाटर का एसओपी ज्यादा है, इसका मतलब वाटर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो फाइनली वाटर ऑक्सीडाइज होने लगेंगे एनोड पे, और अगर वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो कौन सी गैस तैयार होगी, वाटर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो O2 गैस बनेगी, है ना, हायर एसओपी। अगर हाँ, अगर बेटा कंप्लीट रिएक्शन पूछी जाए कि बताओ फाइनली क्या हो रहा है, तो हम लोगों को दोनों को ऐड करना पड़ेगा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है ना, इधर दो करने पड़ेंगे, अब बैलेंस है ना। ठीक है, लेकिन मान लो कि वो पूछे कंप्लीट रिएक्शन ओवरऑल क्या हो रही है, तो फिर दोनों को ऐड करके, वो तो वैसे ही करेंगे कि अगर आपसे पूछे नहीं बताओ कंप्लीट रिएक्शन क्या है, तो दोनों को ऐड करके इलेक्ट्रॉन यहाँ तो सीधे ही सीधे कैंसिल हो गए, है ना, कभी सीधे ना कैंसिल हो तो मल्टीप्लाई करके आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस से देखा जाए तो क्या हो रहा है कि वाटर ही रिड्यूस हो रहा है और वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस बन रही है कैथोड पे, और वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बन रही है कैथोड पे। अच्छा, पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो इसमें सॉल्ट से आने वाला कोई भी आयन ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, मतलब सॉल्ट का खुद का कटायन या खुद का एनायन ना तो ऑक्सीडाइज हुआ ना रिड्यूस हुआ। देखो सोडियम आयन का कुछ हुआ नहीं, सल्फेट आयन का कुछ हुआ नहीं, तो वो सोडियम जब पानी पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब क्योंकि वाटर रिड्यूस हो रहा है उधर कैथोड प्लेट पे, वाटर के मॉलिक्यूल एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो फाइनली ये लास्ट में Na2CO4 फिर से बन जाएगा, मतलब पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपसे कमेंट पूछना है कि पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट का कोई आयन की इलेक्ट्रोलिसिस हुई नहीं है ना, सॉल्ट के अपने किसी आयन की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुई, तो इसमें ये लिख लीजिए नो चेंज इन पीएच ऑब्जर्व, इसमें पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इस एग्जांपल में एक चीज हम लोग को देखने को सर यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है सोडियम और सल्फेट आयन से ब्रेक नहीं होगा, नहीं ब्रेक तो होगा, मतलब आयनाइज तो होगा, बट इन आयंस का ये आयन ऐसे समझो कि स्प्रेटर आयन की तरह बिहेव करेंगे, मतलब ये सॉल्यूशन में तैरते रहेंगे लेकिन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, और उधर वाटर ही रिड्यूस हो रहा होगा कैथोड पे और वाटर ही ऑक्सीडाइज हो रहेंगे। सर लेकिन अगर ऐसा है तो सर वाटर के रिड्यूस होने के बाद सर जो H माइनस आयन होंगे सर वो फिर से भी तो सोडियम आयन से रिएक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको ये लग रहा होगा कि वो रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन देखो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलता है कि जैसे सोडियम आयन नो डाउट अगर वाटर से रिएक्ट भी कर रहा है या वाटर के OH आयन से रिएक्ट भी कर रहा है तो वो NaOH बनाएगा, और NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस फिर से क्या हो जाएगा 100% आयनाइज हो गए, जितने OH आयन उसने लिए होंगे वाटर से वो फिर से दे देगा सॉल्यूशन में, मतलब OH आयन कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा, जितने OH आयन के साथ जुड़ेगा जुड़ के NaOH बनाएगा उतने फिर से वो दे देगा, तो वाटर से आने वाले OH आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ऐसे ही ये जितने H+ आयन कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा उतने ही स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो फाइनली वो आयन जो है वो वाटर से आने वाले H+ आयन OH आयन के कंसंट्रेशन को चेंज
नहीं कर पा रहे है ना, इसलिए पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पीएच यहाँ पे चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन पीएच। ठीक है, सही लिखा हुआ। क्लियर आएगा सर? यस तो शायद समझ आएगा। अब इसमें तीसरा एग्जांपल आते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये भी काफी पूछा गया है। सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम लोग कराएं एक्वस सॉल्यूशन की, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, है ना? तो देखो एनोड पे बताओ क्या सॉल्ट का एनायन कौन सा है यहाँ पे? नाइट्रेट है, एक कैंडिडेट ये, एक तो वाटर ही हो गया। कैथोड पे कटायन मतलब सिल्वर आयन और एक वाटर हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले कैथोड पे जो देखते हैं, कैथोड में बताइए कि इन दोनों में किसका एसआरपी ज्यादा है, सिल्वर आयन का वाटर का? सिल्वर आयन। सिल्वर आयन काफी नीचे बैठा है, सिल्वर आयन तो हाइड्रोजन से भी नीचे बैठा हुआ है ना, तो वाटर तो काफी नीचे हो गया। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि यार सिल्वर आयन का एसआरपी ज्यादा है, तो फाइनली सिल्वर आयन ही प्रेफरेंशियली रिड्यूस होंगे, है ना? इनका एसआरपी ज्यादा है, हायर एसआरपी है, तो दे विल रिड्यूसेस फर्स्ट। ठीक है, तो सिल्वर आयन रिड्यूस होके एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे? सिल्वर सॉलिड। ठीक है, मतलब कैथोड पे सिल्वर की कोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, सिल्वर एटम जाके प्लेट सरफेस पे डिपॉजिट होंगे कैथोड वाली प्लेट के ऊपर। अब एनोड में देखिए, एनोड में नाइट्रेट वाटर है, कौन होगा ऑक्सीडाइज? वाटर है। अब आप कहोगे सर नाइट्रेट आयन तो हमारी लिस्ट में ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखो वो जो एसओपी वाली लिस्ट थी उसमें नाइट्रेट नहीं था, नहीं नाइट्राइट था लेकिन नाइट्रेट नहीं था। तो देखो कुछ आयन, कुछ एनायन ऐसे होते हैं जो कभी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। नाइट्रेट आयन उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। नाइट्रेट आयन एक ऐसा आयन है, उसका रीजन भी है समझो, नाइट्रेट आयन और परक्लोरेट आयन, ये कभी आयन दिख जाए तो बेटा बोलते हैं दे विल नेवर ऑक्सीडाइज एट एनोड इलेक्ट्रोड। ये एनोड पे कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बेटा ये पहले ही से अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठे हुए हैं। नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन निकालोगे तो +5 आएगी, और नाइट्रोजन की हाईएस्ट, नाइट्रोजन फैमिली के जितने मेंबर हैं 15 ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन 5 होते हैं। तो जब वो पहले से ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है, तो वो फर्दर और ज्यादा ऑक्सीडाइज कैसे हो सकता है? ऑक्सीडाइज होने का मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, और वो पहले ही सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में बैठा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर -5 से ज्यादा हो ही नहीं सकती नाइट्रोजन की। या परक्लोरेट में क्लोरीन +7 में, हेलोजन की 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये कुछ ऐसे एनायन है, ये कभी बैठे हो ना, तो इनके बारे में तो आप समझ लेना कि ये वो कैंडिडेट है, सिर्फ इलेक्शन होता है ना, तो वो इलेक्शन से पहले अपनी टिकट वापस ले लेते हैं, है ना? जैसे इलेक्शन कभी होता है तो उसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कि पहले तो चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन इलेक्शन के 10 दिन पहले टिकट वापस ले लेते हैं कि अब नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो ये वही वाले कैंडिडेट है कि नाइट्रेट आयन तो सरेंडर कर रहा है कि भैया हम तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते। तो फिर अब मान लो इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक ने इलेक्शन का टिकट वापस ले लिया, तो जो बचा वही जीतेगा। तो मतलब वही है कि यहाँ तो एनोड पे कोई झगड़ा ही नहीं, एनोड में तो अल्टीमेटली वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन लिखोगे तो आप रिएक्शन लिख सकते हो कि सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन एक गेन करके क्या बना देगा? सिल्वर। और वाटर ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? O2। तो प्रोडक्ट तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा और एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, फिर आपसे पूछा फाइनल सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक, क्योंकि नाइट्रेट आयन फिर वाटर से मिल के नाइट्रिक एसिड बनाने लगेंगे, नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग एसिड होता है, तो इसमें उल्टा मतलब एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन। नाइट्रेट वाटर से नाइट्रिक एसिड बना देंगे और सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे फाइनल सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस आप समझ के चलो, बस ये चीज आपको समझनी है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आयन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे उनको छोड़ के जो आयन बच जाएंगे वही सॉल्यूशन के पीएच को डिफाइन करेंगे।
ठीक है, आई बात, बोलो। ये है, हम आगे बढ़ते हैं। बस एक और ये डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन की कराएं इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग प्लेटन इलेक्ट्रोड्स, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ये वाला करिए आप लोग, कैथोड पे कॉपर, ठीक है, एनोड पे वाटर ऑक्सीडाइज, है ना? बोलो, अब तो ऑलरेडी आप लोग समझ पा रहे हो, है ना? इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगे, बस आप सीधे सीधे इसको आयनाइज करना शुरू कर दो। कॉपर सल्फेट में कैथोड पे जाएंगे क्यूप्रिक आयन और वाटर, है ना, और एनोड पे सल्फेट आयन और वाटर, ठीक है। अब इसमें कैथोड में इन दोनों में क्यूप्रिक आयन वाटर में क्यूप्रिक आयन का सारपी क्या है, ज्यादा है ना, ये नीचे बैठा हुआ है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना देगा। और सल्फेट और वाटर में वाटर का एसओपी ज्यादा है, तो वाटर क्या होने लगेंगे, ऑक्सीडाइज, और वाटर ऑक्सीडाइज होंगे तो ऑक्सीजन गैस लगेगी, ठीक है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्ट लिटिल्स बनाने में कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड पे ऑक्सीजन, ठीक। पीएच पे क्या कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एसिडिक हो जाएगा ना, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से एसिडिक हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट भी थोड़ा सा एसिडिक होगा, लेकिन स्लाइटली एसिडिक होगा, लेकिन फाइनली पीएच इसका न्यूट्रल थोड़ी ना होगा, वो कॉपर क्लोराइड का अच्छा लिखा हुआ है, कॉपर क्लोराइड लिखा हुआ है, तो इसमें क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कॉपर सल्फेट भी एसिडिक सॉल्ट है, उसका भी पीएच देखा जाए तो 7 से थोड़ा सा कम ही होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 7 से काफी कम होगा, तो फाइनली पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जहां पे पीएच डिक्रीज, ठीक है क्लियर। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, और ऑब्जेक्टिव में ये काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस तरह के, क्योंकि वो कोई भी ऐसा रैंडमली सॉल्ट लेके आपसे पूछ सकता है ना, तो ये इजी होते हैं, बस वही है कि अगर समझ लिया हो, जैसे कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हो चाहो तो कर भी लो, एक एक क्वेश्चन देखो सीट का ये आपको E3 नंबर, इसमें कह रहा है 2 एक्वस सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट का है एक्वस सॉल्यूशन, कैपिटल ए बोल दिया, बी है लिथियम क्लोराइड, वर इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग प्लेटन इलेक्ट्रोड, द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल, आपसे पीएच पे कमेंट करने को बोल रहा है। सिल्वर नाइट्रेट की करा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस और एलआई सेल की, एक बार करो चेक करो, इसका पीएच बढ़ेगा किसका घटेगा, या दोनों का बढ़ेगा या दोनों का घटेगा, है ना। ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए, सिल्वर नाइट्रेट तो भी किया ही हम लोगों ने, फ्री हो जाएगा। देखो सिल्वर नाइट्रेट में भी, सिल्वर नाइट्रेट में फाइनली नाइट्रिक एसिड बन रहा है ना, देखो ऊपर ही है, देखो सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के बनने से पीएच डिक्रीज हो रहा है। एलआईसीएल तो और चेक कर लो, है ना, एलआईसीएल में देखो पहले डॉक्टर का साइन लगाओ, ये वाला प्लस वाला एलआई प्लस लिखो, सीएल माइनस, वाटर वाटर ऑफ द ग्रुप,
कैथोड पे इन दोनों मतलब किसका एसआरपी ज्यादा, लिथियम आयन ऊपर नीचे बैठा है कि वाटर, तो वाटर गेट्स रिड्यूस, वाटर रिड्यूस होंगे तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और क्लोराइड आयन और वाटर में एसओपी किसका ज्यादा है, क्लोराइड आयन का, क्लोराइड आयन का एसओपी ज्यादा है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर CO2 दे देंगे। तो फाइनली सॉल्यूशन में कौन बचेंगे, Li प्लस वाटर मिलके LiOH बनने लगेगा। और एल्कली मेटल के सभी हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस होते हैं, ऑल हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल स्ट्रांग, LiOH स्ट्रांग बेस है, इस वजह से पीएच उसका इंक्रीज होगा, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होगा ना। तो HNO3 वाले सॉरी सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड बनने की वजह से पीएच बढ़ेगा, और NiCl में LiOH स्ट्रांग बेस बनने की वजह से पीएच बढ़ेगा। तो डी आप बोल रहे थे, तो डी सही है, करेक्ट है ना, इसका आंसर डी बन जाएगा। नीचे वाला भी देख लो, E4 में क्या है, in the electrolysis of aqueous cupric bromide CuBr2 के लिए इसका है प्लेसर इलेक्ट्रोड। तो देखो क्या अगर ब्रोमीन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड एट एनोड में ब्रोमाइड आयन और वाटर, और ब्रोमाइड आयन वाटर में किसका एसओपी ज्यादा है, ब्रोमाइड। हैलोजन में आयोडाइड ब्रोमाइड तीनों का एसओपी ज्यादा होता है, क्लोराइड का सबसे पीछे। तो ब्रोमीन इसका मतलब बनेगी, वो कह रहा नहीं बनेगी, इसका तो ये तो गलत हो गया। डी कह रहा है कॉपर सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो कैथोड में क्यूप्रिक आयन और वाटर के आयन, वाटर में किसका एसआरपी ज्यादा है, वाटर का, सॉरी सीयू का सीयू नीचे बैठा हो, तो कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, तो ये सही है ना। सी कह रहा है ब्रोमीन गैस इज इवॉल्व्ड एट एनोड, तो सही कह रहा है, लेकिन आधा सही बोला आधा गलत बोला, आगे ये गलत बोल दिया। हाइड्रोजन एक ऐसा है कैथोड, क्योंकि कैथोड पे तो कॉपर डिपॉजिट होगा, है ना। तो एक स्टेटमेंट हाफ करेक्ट है हाफ रॉन्ग है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन तो पूरा ही रॉन्ग है। और डी हाइड्रोजन गैस तो नहीं, हाइड्रोजन बनी नहीं, ओनली बी इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन सुनते ही वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। On electrolysis in which of following O2 will be liberated as the anode, anode पे O2 कब liberate होती है, जब वाटर की क्या होने लगे, ऑक्सीडेशन होने लगे। तो देखते हैं किसमें बात हो रहा है, इलेक्ट्रोड एक्चुअली ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो। ए वाला होगा कि नहीं होगा, नहीं ये मल्टीपल, ये क्वेश्चन मल्टीपल करो, एक से आंसर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका एनायन है सल्फेट, सॉल्ट का एनायन है सल्फेट आयन, और डाइल्यूटेड है पानी भी है, तो वाटर का, वाटर भी कैंडिडेट, सल्फेट वाटर में एसओपी वाटर का ज्यादा है, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा, मतलब O2 बननी चाहिए, ठीक है। डी में सॉल्ट का एनायन नाइट्रेट आयन है और वाटर, और इन दोनों में वाटर का एसओपी ज्यादा होता है, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो गैस क्या बनेगी, O2, तो ये भी सही है, ठीक है। सी में नहीं होगा, क्यों, हाँ ये यहाँ पे देखो क्यों नहीं होगा, यहाँ पे रीजन समझो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया। कॉपर इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, और जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है तो एक कैंडिडेट कॉपर भी बन जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे एनोड पे तीन कैंडिडेट होंगे ऑक्सीडाइज होने वाले, कौन कौन से, एक तो सॉल्ट से आने वाला सल्फेट है, ठीक है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ, तीसरा खुद कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि कॉपर भी निकल के ऑक्सीडाइज होने लगे क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में। अब आपको इन तीनों में देखना है कि किसका एसओपी ज्यादा है। हम लोगों ने जो ऑर्डर पढ़ रखा है
उसमें हम लोग ने सल्फेट आयन वाटर के बारे में तो एनायन का अलग से हम लोग ने पढ़ा हुआ है, तो उसमें ये तो पता है कि चलो वाटर का ज्यादा है सल्फेट आयन से, है ना, लेकिन कॉपर में वाटर में किसका एसओपी ज्यादा है? नहीं, ये थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा याद कर लो। अब वाटर का एसओपी हमने लिखवाया होगा एनोड को कितना था, ये देखो वाटर का एसओपी जो था ये था माइनस का 1.23 वोल्ट, है ना। वाटर का एसओपी कितना है, माइनस का 1.23। अच्छा, सल्फेट का नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग को पता है कि सल्फेट से ज्यादा एसओपी वाटर का है। अब वाटर और कॉपर में अगर देखो तो कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे बैठा हुआ है, इसका एसओपी प्लस, इसका एसआरपी क्या होता है, प्लस में 0.34 वोल्ट होता है, ये इसका एसआरपी होता है, तो एसओपी क्या होगा, माइनस 0.34, इसका एसओपी माइनस 0.34 होगा, है ना। अब ऐसा, अब देखो किसका एसओपी ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कॉपर का, तो यहाँ क्या होगा कि उल्टा कॉपर जो प्लेट है ना, कॉपर प्लेट, उससे कॉपर ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आने से हो जाएगा, ना तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा ना सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होने वाले। तो यहाँ पे ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि खुद इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होने लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोड हमेशा ऑक्सीडाइज ही हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो से और माइनस में तो जाएगा नहीं। तो जब भी कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो एनोड में एक कैंडिडेट इलेक्ट्रोड भी होता है, उसको भी देख लेना चाहिए, है ना। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर, क्योंकि इसमें वाटर ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा। और कौन सा है लास्ट में, एक्वस एनिमल्स विद एफी कैथोड, देखो इसमें रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे लिया, और कैथोड पे मेटल कभी रिड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि एफी पहले से जीरो में है, तो वो माइनस में तो जाएगा नहीं, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। कैथोड तो किसी मेटल का ले लो वो कभी रिड्यूस नहीं, क्योंकि कैथोड रिडक्शन होता है। एनोड प्लेटिनम का लिया हुआ है, तो प्लेटिनम तो कभी ऑक्सीडाइज बिना है, वो नहीं होगा। तो इसमें तो दो ही कैंडिडेट हुए, एक तो OH माइनस बेस से आने वाला OH है, और दूसरा इसमें देखो दो ही कैंडिडेट है, एक तो बेस से आने वाला OH है और वाटर। OH एंड वाटर में एसओपी देखो किसका ज्यादा है, OH एंड वाटर में OH का ज्यादा होता है ना, और OH माइनस ऑक्सीडाइज होके भी O2 देते हैं, है ना। तो इसमें भी ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो है तो डी ऑप्शन क्यों गलत है? डी ऑप्शन नहीं गलत नहीं, सही है वो। देखो क्यों सही है, देखो बेस से आने वाला एक OH आयन हो गया और एक्वस हो गया, तो वाटर भी एक कैंडिडेट हो गया। अब इन दोनों में एसओपी देखो तो OH माइनस का ज्यादा है ना। देखो वो ऑर्डर में देखते हैं आप, ये वाला ऑर्डर, बेस से आने वाला OH आयन और वाटर में किसका एसओपी ज्यादा है, OH माइनस, है ना। तो यहाँ OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा, और OH माइनस बेस से आने वाला जब OH आयन ऑक्सीडाइज होता है तो भी कौन सी गैस बनती है, तो भी O2 ही बनती है ना। वाटर के ऑक्सीडेशन से भी O2 बनती है, तो इसमें भी O2 बनेगी, ठीक है, इसमें भी O2 बन जाएगी। तो ये भी आंसर हो जाएगा। कौन सा वाटर का जो लिखा है ये मैंने एसआरपी लिखा है, तो देख लेते हैं। नहीं, ये वाटर का जो एसआरपी होता है ये पॉजिटिव होता है, प्लस का 1.2। ये एनोड वाला एसआरपी अलग है, आप वो वाला तो नहीं देख रहे हो, कैथोड में रिएक्शन अलग थी, कैथोड वाले के एसआरपी था ये माइनस 0.85, तो ये तो यहाँ पे आ रहा था एल्युमिनियम और मैग्नीज के बीच में, लेकिन एनोड में तो रिएक्शन ही बदल गई ना पूरी, हाफ रिएक्शन, तो इसका एसआरपी इतना होता है प्लस का 1.23, लेकिन एसओपी माइनस में आएगा, माइनस का। हाँ, इनर इलेक्ट्रोड
ग्रेफाइट प्लेट के अंदर बोले तो फिर इलेक्ट्रोड के बारे में सोच रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड वहाँ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। लेकिन अगर इनको छोड़ के कोई दूसरा मेटल लेगा तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि वो मेटल कहीं ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहा है, तो वो बस आपको चेक कर लेना चाहिए है। वो ऐसे केस में वो एसआरपी दे देगा, मतलब आपको इतना परेशान नहीं करेगा कि जैसे मुझे तो याद था कि कॉपर का एसआरपी माइनस प्लस 3.434 होता है, लेकिन वो आप लोगों को थोड़ी ना याद है, तो वो आपको क्वेश्चन में देगा, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वो दे देगा कुछ, जिससे आप कंपेयर कर सको, ठीक है। वो इतना ज्यादा आपको नहीं परेशान करेगा कि बच्चे तैयार नहीं कर पाते। सर आपने एफई कैथोड पे क्रॉस क्यों लगाया है? ये मैंने इसलिए क्रॉस लगाया कि आयरन कैथोड का बना हुआ है ना, कैथोड इलेक्ट्रोड आयरन बना, और कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो क्या आयरन कभी रिड्यूस हो सकता है? क्योंकि आयरन पहले से जीरो में है, मेटल तो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं ना, तो मेटल जीरो से +1 +2 +3 में जा सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 में थोड़ी ना जाएगा, तो कभी इलेक्ट्रॉन रिड्यूस नहीं होगा। इसलिए मैंने इसको क्रॉस लगा दिया कि वो भले ही रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, लेकिन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड अगर कैथोड साइड लिया जाए तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लगता है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड अगर कभी कैथोड का लिया जाए तो उसको फिर मत देखो, वो समझ लो कि वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो कभी रिड्यूस हो ही नहीं सकता। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड अगर एनोड प्लेट की जगह लिया जाए तब एक बार सोच लेना कि कहीं वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वहां पे एक पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। सर तब भी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, तो वो करेक्ट तो इसलिए हो गया ना कि OH माइनस ऑक्सीडाइज होके O2 दे रहे हैं यहाँ पर। ओके सर। उससे पूछा ना किस किस केस में O2 बनेगी, किसी भी ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें फैराडेज के लॉ आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड, फैराडेज के लॉ हम लोग को पढ़ने, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और फैराडे के जो ये लॉ है ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। देखो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में समझ लो, देखो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे हम लोग बस इतनी बात कर रहे थे कि कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, केवल प्रोडक्ट क्या बनेगा, या बहुत ज्यादा ये बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा कि बेसिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे क्वांटिटेटिवली क्वेश्चन पुट अप किया जाए कि ठीक है चलो कैथोड पे सिल्वर बन रहा है ना, और आपसे वो एग्जैक्ट डेटा दे देगी, आप 5 एम्पियर का करंट यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस और 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलिसिस कराई, तो सिल्वर क्वांटिटी वाइज कितना मिलेगा, मतलब कितने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना, या सिल्वर के मोल कितने डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर वो क्वांटिटी पूछने लगेगा कि बताओ कैथोड पे फला मेटल बन रहा है तो कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, या कोई गैस बन रही है एनोड पे O2 बन रही है तो O2 का ज्यादातर गैसों का वॉल्यूम पूछा जाएगा कि बताओ ऑक्सीजन गैस कितने ml लिबरेट होगी, है ना, एसटीपी या एनटीपी कंडीशन पे भी पूछ सकता है। तो जब भी क्वांटिटी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछने लगेगा तब हम लोग को फैराडे भैया की जो लॉ है इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब वहां पे फैराडे लॉ लगा के हमें क्वेश्चन करवाना, ठीक है। क्वांटिटी पे जब बात होने लगेगी तो कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा ये तो बिना वैसे ही तो बता देते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कितना बनेगा, हाउ मच अमाउंट विल ऑब्टेन, तो वो अमाउंट बताने के लिए फैराडे लॉ की हेल्प करेगा, ठीक है। तो फैराडे ने भी 2 लॉ बताए हैं, 2 लॉ दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग। पहला लॉ इनका क्या कहता है, फैराडे फर्स्ट लॉ देखिए क्या है। फैराडे फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जैसे कोई सॉल्ट है AB, है ना, जैसे मैं एग्जांपल में AB सॉल्ट लिया, ठीक है, एक और कटायन है B एनायन है, ये मान के चले मॉल्टेन है, पानी वाली नहीं इसमें, तो कटायन जाके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, कैथोड पे, और एनायन जाके क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। कटायन जाके क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एनायन जाके ऑक्सीडाइज हो रहा है।
तो देखिए कैथोड पे मान लेते हैं कि एनायन रिड्यूस होके कौन सा मेटल दे रहा है, बी मेटल दे रहा है, बी माइनस एक इलेक्ट्रॉन है ना, नहीं ए होगा ना, ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ए दे देगा। तो आपसे पूछा जाने लगे कि बताओ कि ए जो मेटल है उसका मास कितना ऑब्टेन हो रहा है ना। अगर आपसे क्वांटिटी वाइज पूछे कि बताओ ए मेटल कितना डिपॉजिट हो रहा है, या फिर एनोड पे बी कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो ये हमें निकालने के लिए फैराडे लॉ की हेल्प लेंगे। और फैराडे जी का ये कहना था कि इलेक्ट्रोलिसिस जब हम लोग कराते हैं, इस तरह के एक्वस सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, तो जो भी मास डिपॉजिट होता है कैथोड या एनोड पे, उसके मास को अगर W से रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये मास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कराएंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली चार्ज को बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को बुलाता है। तो जितनी देर भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, आप कितना चार्ज फ्लो करा रहे हैं, मतलब बैटरी से जो एक्सटर्नल बैटरी आपने ले रखी है, इससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो मास डिपॉजिट हो रहा होता है कैथोड, आइदर कैथोड या एनोड पे, ये मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज, है ना, चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इसको बोलते हैं। और चार्ज बराबर Q बराबर एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, I into T, है ना, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, तो सबको बताइए। और अगर हम लोग ये I और T, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसको जेड टर्म यूज किया इन्होंने एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फैराडे, है ना। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया आपका W इज इक्वल टू जेड आई टी, है ना। फैराडे फर्स्ट लॉ को अगर सिंपलेस्ट वे में लिखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है। ये जेड क्या है जिसको समझते हैं, लेकिन अगर इसकी कोई देखो बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपको केवल इसकी डेफिनेशन ही पूछ दी जाए, डिफाइन फैराडेज फर्स्ट लॉ 1 मार्क्स में, तो आप सीधे यही बोल देना भैया डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी सब्सटेंस का मास जो डिपॉजिट हो रहा है, या गैस होगी तो गैस के लिए लिबरेटेड वर्ड यूज किया है, तो amount of a substance deposited or liberated during process of a salt is directly proportional to, ये amount किसके directly proportional है, Q के, है ना। तो Q को क्या बोल रहे हैं, quantity of electricity का, सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो फैराडे मसला ये कहता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा होता है, लिबरेट हो रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रोड में, उसका जो मास होता है, उसका मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास है, उसी को चार्ज बोलना है, है चार्ज Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये सिंपल सा लॉ है, इसे फैराडे फर्स्ट लॉ का नाम दिया जाता है, ठीक है। जेड यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, लेकिन इसको क्या नाम दिया गया, जेड का नाम लिख लो। जेड क्या है, जेड डिफाइंड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो थ्योरी में इसको ये नाम दिया गया। तो अब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है, इसको निकालते कैसे, तो इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। जेड जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अब देखो जेड निकालना बहुत आसान है, जेड को निकालना या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को कैसे डिफाइन किया जाए, तो बोलते हैं कि जेड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट मास विद रिस्पेक्ट टू 1 फैराडे, है ना। मतलब 1 फैराडे के रिस्पेक्ट में अगर निकाला जाए, इसका रेशियो निकाला जाए,
तो वो जेड के बराबर है। या फिर उसको थ्योरी में ऐसे बोल सकते हैं कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर, है ना, देखो समझो नीचे फैराडे है तो इस फैराडे भैया को 1 ले लो, मतलब इस फैराडे की वैल्यू 1 ले लो, 1 फैराडे। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर जो भी मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का, उस मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो ये बाकी फॉर्मूले में हम लोग क्या किया करेंगे, देखो जेड को हमेशा ओपन करके लिखा करेंगे। जेड को लिख देंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 फैराडे, और 1 फैराडे कितना होता है कूलॉम में। हाँ, तो इसकी वैल्यू ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 96,500। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाई हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला थोड़ा बन जाएगा क्या, W बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, EIT, जेड की जगह मैं लिख रहा हूँ E अपॉन 96,500। तो मेन न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाया करेंगे। फैराडे वाले जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करते समय ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला याद रखने के लिए वो वाला आसान है, W बराबर जेड आएगी, लेकिन जेड को हमेशा ओपन कर देंगे। जेड को लिख देंगे E अपॉन F और फैन 1 फैराडे 96,500 होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा। अब आता है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो वो इक्विवेलेंट मास बताता हूं, पहले इसका नोट कर लो। आई यहाँ पे समझ आ रहा है, आई क्या है, जो भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है एम्पियर में, हाँ इसकी यूनिट है ये एम्पियर, कई बार वो मिली एम्पियर में दे देगा तो आप हमेशा एम्पियर में ले लें। टाइम टी है टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, जितनी देर तक, जितने समय तक आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं गिवन सॉल्ट की वो टाइम है, लेकिन ये समय भी किसमें नहीं है, सेकंड में, है ना। ज्यादातर आपको मिनट में देगा टाइम, कई बार आवर में दे देगा, तो आप अल्टीमेटली हर बार सेकंड में ले आइएगा क्वेश्चन करते समय। ठीक है, हाँ एक बात और है इसमें कि कई बार आपको करंट इफिशियंसी भी दे दी जाएगी क्वेश्चन में, है ना, कई बार आपको क्वेश्चन में करंट इफिशियंसी दे दी जाएगी। तो करंट इफिशियंसी मान लीजिए कि ईटा है, ठीक है, करंट इफिशियंसी समझ रहे हैं क्या है, जैसे कोई बैटरी है ना, जो ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं वो किसी एक्सटर्नल बैटरी से करा रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल में, तो बैटरी थ्योरेटिकल करंट अगर वो मान के चलने की 10 एम्पियर की करंट फ्लो करा रही है सर्किट में, लेकिन जो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है क्या एग्जैक्ट 10 एम्पियर यूटिलाइज हो पा रहा होगा इलेक्ट्रोलिसिस में पूरा का पूरा, नहीं, क्योंकि ये भैया कोई ना कोई कंडक्टिंग वायर के थ्रू करंट पास हो रहा होगा, है ना, और हर वायर का अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, सभी को पता ही है ना, और रेजिस्टेंस अगर होता है तो क्या होता है, कुछ हीट लॉस भी होती है। तो अगर 10 एम्पियर का करंट हम लोग पास करा रहे हैं तो कुछ परसेंट में हीट लॉस होने की वजह से जो इफेक्टिव करंट है वो 10 एम्पियर से थोड़ा कम ही यूटिलाइज हो पा रहा होगा इलेक्ट्रोलिसिस में। पता लगा कि 20% करंट एफिशिएंसी है, तो 10% 10 एम्पियर का 20% मतलब 8 एम्पियर ही एक्चुअली यूटिलाइज हो पा रहा है, 2% तो हीट लॉस में जा रहा है ना? कोई सुपर कंडक्टर तो हम लोग यूज करेंगे नहीं, ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर ही यूज करेंगे। तो आइडियली यही देखा जाता है कि आपको क्वेश्चन में कई बार करंट एफिशिएंसी भी दे दी जाएगी, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये ईटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो उसने करंट एफिशिएंसी बोली 70% है, तो ईटा की वैल्यू 0.7 हो जाएगी, और इसी फॉर्मूले में आई के साथ ईटा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले में हमें वो करंट, आप इसको समझो, इस फॉर्मूले में हमें एक्चुअल करंट रिक्वायर्ड होता है, हमें वो करंट की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है जो इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअली यूटिलाइज हो रही है। अब बैटरी के ऊपर लिखा है 10 एम्पियर, लेकिन यूटिलाइज 5 एम्पियर हो रही है, 50% करंट एफिशिएंसी है, तो हम लोग आई की वैल्यू 5 ही रखेंगे वहां पे, है ना। तो हम लोग थ्योरेटिकल, यहाँ पे थ्योरेटिकल जो वैल्यू है करंट की उसमें ईटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में थ्योरेटिकल वैल्यू भी दी जाएगी, तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ करंट इनटू ईटा बराबर एक्चुअल, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो उसको बस ध्यान रखना कि करंट से अगर दिया तो आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
कई बार ऐसा होगा करने से देगा ही नहीं क्वेश्चन में, तो वो फिर मान लेना कि 100% है, या क्वेश्चन में बोल ही देगा कि करंट यूज में 100% है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, फिर अब आते हैं कि ई जो इक्विवेलेंट मास है, देखो सबसे मेन गड़बड़ होने के चांसेस ई के कैलकुलेशन में होते हैं, आप सब कुछ सही करोगे लेकिन कहीं ना कहीं ई अगर आपने गड़बड़ किया तो आंसर गलत होने के चांस रहते हैं। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलिसिस। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, वही फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n फैक्टर बोलो या वैलेंस फैक्टर बोलो, एक ही बात है ना, याद है फॉर्मूला नहीं है। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा उसको समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। मोलर मास तो बेटा सभी को निकालना आता ही है, ठीक है। n फैक्टर कैसे निकाला जाता है, n फैक्टर यहाँ पे है नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। आप देखिएगा जिस भी आयन की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है ना, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देख भी चुके हो, जैसे मान लो कि वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है ना एनोड पे, तो वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो प्रोडक्ट साइड कौन सी गैस बन रही है, वन ऑक्सीजन बन रही है, ठीक है। तो हमेशा जो भी जिस भी आयन की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही हो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट हो उसके एक मोल के रिस्पेक्ट में आप चेक कर लेना कि कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। या तो आप ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख लेना, या फिर आप उसकी हाफ रिएक्शन अगर हाफ रिएक्शन तो लिखनी आपको आएगी, तो आप हाफ रिएक्शन में देख लेना कि एक मोल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। एक मोल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए कैथोड में वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, और अगर एनोड होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, तो ट्रांसफर में वो दोनों बातें आ जाती हैं, गेन और लॉस दोनों कवर होता है, ठीक है। तो दोनों का ऐसा मतलब एक ही है, या तो आप एक मोल प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देख लीजिएगा, है, ये ऊपर वाला तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में आपको पूरी रिएक्शन लिखनी भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव में करेंगे तो ये वाला तरीका और बेटर रहता है, जैसे उसमें दिखाना पड़ेगा कि कितना n फैक्टर है, तो दिखा दीजिएगा कि एक मोल प्रोडक्ट के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चेंज ट्रांसफर हो रहा है ना, वही n फैक्टर होगा, ठीक है। बोलो क्या हो गया, नींद आ रही? तो एग्जांपल हम लोग जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन की। तो अगर हमसे पूछा है कि बताओ और आपसे पूछा है कि बताओ कैथोड में कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो हम लोग कॉपर के लिए फैराडे लॉ लगाएं, है ना, जिस मेटल का अमाउंट पूछा जाएगा उसी के फैराडे लगाएं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में जिसका आप मास निकाल रहे होंगे ना, जिस सब्सटेंस का, उसी सब्सटेंस का आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास, है ना। जैसे आप कॉपर का मास कैलकुलेट करने जा रहे हो तो इक्विवेलेंट मास भी कॉपर का ही रखना होगा। अगर आप एल्युमिनियम का मास निकालना चाह रहे हैं कि एल्युमिनियम का डिपॉजिट होगा तो इक्विवेलेंट मास भी एल्युमिनियम का। आप ये पता करने आ रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस कितना लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस का मास, तो इक्विवेलेंट मास भी किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले में जिस भी मेटल का आप मास कैलकुलेट करने जा रहे होंगे उसी का ई चाहिए होगा आपको। अब कॉपर सल्फेट के लिए देखा जाए तो कॉपर सल्फेट के लिए हाफ रिएक्शन क्या होगी कैथोड पे, बताओ। कॉपर 2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, कॉपर बना देगा, ठीक है। अब देखो आप देखो इसमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कॉपर, ठीक है। और प्रोडक्ट के एक मोल के लिए देखो इसके सामने कोएफिशिएंट अच्छी बात है 1 ही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं, मतलब इसके एक मोल के लिए आप देखो कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर, मतलब क्यूप्रिक कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बोलो भाई, है ना। इसका मतलब इस कॉपर के लिए n फैक्टर कितना हो गया, 2। अगर मुझे कॉपर के लिए ही फैराडे लॉ लगाना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे अपना फॉर्मूला, मतलब इक्विवेलेंट मास कॉपर का क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर
इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2, एन फैक्टर यहाँ पे कितना बेटा 2 का, ठीक है। अच्छा वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी वही आ रहा है, कॉपर 2 से 0 में जा रहा है, कोई बच्चा ऐसे देख लेगा तो भी वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो आपको इजी लगे आप ऐसा करें, है ना, वो दोनों वैल्यू तो सेम ही आएंगे। अच्छा अगर आपसे वो एनोड पे पूछने लगे इसी कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में कि एनोड पे ऑक्सीजन का मास कितना ऑक्टेन होगा, ठीक है, तो देखो एनोड पे ऑब्वियस है सल्फेट आयन तो ऑक्सीडाइज होंगे नहीं, पानी वाटर के मॉलिक्यूल पानी में पड़ा हुआ है ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल में एसओपी ज्यादा है सल्फेट से, तो उल्टा क्या होने लगेंगे सल्फेट मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, और सल्फेट अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो गैस हमारी कौन सी बनेगी O2, है ना, अगर आप पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो ये बनेगी, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट हमारा कौन सा है इस हिसाब से O2, इसके 1 मोल के लिए आप चेक करो, इसके 1 मोल O2 ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो 4 मोल, इसके 1 मोल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसका मतलब कि एन फैक्टर क्या हो गया O2 के रिस्पेक्ट में 4 का हो गया, ठीक है। इसका मतलब O2 का अगर इक्विवेलेंट मास मुझे निकालना है तो बताओ क्या होना चाहिए, O2 का मोलर मास डिवाइडेड बाय 4, हाँ O2 का मोलर मास 32 डिवाइड बाय 4, तो इक्विवेलेंट मास कितना है, ठीक है, तो ये बस आपको समझना, इक्विवेलेंट मास ऐसे निकाला करेंगे, जो भी सब्सटेंस जिसका भी मास आपको कैलकुलेट करना है फैराडे लॉ से उसी का ही इक्विवेलेंट मास आपको चाहिए होगा, और उसका इक्विवेलेंट मास के लिए n फैक्टर चाहिए होगा, n फैक्टर उसकी हाफ रिएक्शन से आएगा, ठीक है। हाँ तो कोई बच्चा है अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर के चेन से निकालना चाहता है तो देखो ऐसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन क्या है 0 और वाटर में -2, तो एक ऑक्सीजन के लिखने का चेंज है, एक ऑक्सीजन एटम लिखने का चेंज है 0 से 2 -2, मतलब वो चेंज को हमेशा प्लस नहीं बोलते, तो चेंज है तो 2 का ही है, लेकिन तो ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम है 2, तो नेट चेंज कितने का आएगा 4 का है, तो वो वैसे भी 4 का रहा है, और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से भी 4 का है, वो दोनों से कोई भी फंडा लगा वो एन फैक्टर से ही आता है। अब ये आप लोग बता देना, एल्युमिनियम सल्फेट, मान लो एल्युमिनियम मॉल्टेन एल्युमिनियम सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितना एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, तो एल्युमिनियम के लिए एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास क्या रखोगे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के लिए, ठीक है, अरे बात समझे, एल्युमिनियम पूछा तो बस अब उसकी हाफ रिएक्शन लिख दो कि कैथोड में हाफ रिएक्शन क्या हो रही होगी, है ना, एक बार तो कैथोड पे हाफ रिएक्शन आप देखो उससे आपको समझ आ जाएगा। तो आ रहा है, तो देखो इससे आने वाले जो कटायन है वो है एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम 3+ आयन, और ये जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तब जाके 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त होगा, तो 1 मोल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, क्लियर, तो एन फैक्टर एल्युमिनियम आयन के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 3 है, तो अगर मुझे इक्विवेलेंट मास एल्युमिनियम का ही चाहिए तो एल्युमिनियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है जो 27 होता है डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, मतलब वो 9 आ जाएगा, फाइनली क्वेश्चन में वो 9 रखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास 9 रखना पड़ेगा, ठीक है, बोलो समझ में आ गया बेटा से,
है ना, क्लियर। तो बस यही है, इसी तरह से आपको बस हाफ रिएक्शन लिख के देख लेना होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे मास आपको निकालना है तो हम लोग एल्युमिनियम के लिए फैराडे लॉ लगा देंगे, मास ऑफ एल्युमिनियम बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम इनटू आईपी डिवाइडेड बाय 96,500, है ना। इक्विवेलेंट मास 9 रख देंगे, आई वो देगा ही क्वेश्चन में, आई और टी हमेशा दिया है क्वेश्चन में, है ना। एम्पियर में रखेंगे, टी सेकंड में रखेंगे, मास डब्ल्यू ग्राम में आ जाएगा। बस वो ई अपनी तरफ से रखना होता है, बस उसी में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है कि एनोड में सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर सल्फेट ये लिख लो, अगर कभी एनोड में सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, ये भी लिख लो, ये वैसे कभी और रेयरली सल्फेट आयन मिलेंगे, नहीं एक्वस नहीं, मॉल्टन लिया हुआ है। अगर मॉल्ट एक्वस होता तब तो O2 बनता, तब तो सल्फेट का कुछ होता ही नहीं, लेकिन मॉल्टन ले लिया है तो वाटर तो है ही नहीं, तो अकेला एक ही कैंडिडेट है एनायन पे सल्फेट आयन, तो यही ऑक्सीडाइज होने लगेंगे। और जब कभी मजबूरी में सल्फेट ऑक्सीडाइज होता है तो पर सल्फेट में आता है, इसमें इसके 2 मोल कंबाइन हो गए, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मीडियम को H+ आयन, अगर आपने एसिडिफिकेशन करा दिया, कुछ बूंदे एसिड की टपका दी, तो ये मार्शल एसिड बनने लगता है। मार्शल एसिड बनाने का अच्छा तरीका भी है कि अगर कोई मेटल का सॉल्ट, मेटल का सल्फेट ले लो, उसका मॉल्टन सॉल्यूशन ले लो और उसकी करा डालो इलेक्ट्रोलिसिस, तो एनोड पे मार्शल एसिड बनने लगता है ना। एक्वस ना लेना, मॉल्टन लेना, एक्वस को तो वाटर ऑक्सीडाइज होने लगेगा, ये बन ही नहीं पाएगा, इसकी जगह O2 बनने लगेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है एनोड पे। तो एक क्वेश्चन चलो करते हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन एक बार इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन दिया जा रहा है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक उसकी लगातार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं विद करंट ऑफ 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट को पास करा रहे हैं, है ना। What is the mass of copper deposited at cathode? है ना, कैथोड पे कॉपर कितना डिपॉजिट होगा if the current efficiency is 50%, है ना, करंट एफिशिएंसी दे दी। तो देखो बहुत सारी बातें बोल दी है, देखो क्या क्या दिया है, थोड़ा लिख लेते हैं इसमें डेटा में। देखो टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कितना है, 10 मिनट है, लेकिन ध्यान रखना टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा सेकंड में लेंगे, तो मिनट को तुरंत किसमें कन्वर्ट कर दो, सेकंड में, मतलब हमें 600 सेकंड सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। करंट तो ठीक है भैया, एम्पियर में ही दिया हुआ है, एम्पियर में ही चाहिए होता है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं दिख रही है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि बताओ कैथोड पे कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, तो वो केवल कैथोड पे कॉपर का मास निकालने के लिए मतलब इंटरेस्टेड है, तो हम लोग केवल हाफ रिएक्शन कैथोड पे ही लिख देंगे। देखो कैथोड पे हमारी हाफ रिएक्शन क्या होगी, तो कैथोड पे हाफ रिएक्शन क्या होगी, जो क्यूप्रिक आयन होंगे कॉपर सल्फेट से आने वाले जो कटायन है, they get reduced, वो रिड्यूस होने लगेंगे और कॉपर बनने लगेगा, ठीक है। और 1 मोल कॉपर ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इससे हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे कॉपर का, कॉपर का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा कॉपर का ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2, और अब फैराडे लॉ लगा देंगे। अब फैराडे लॉ हो जाएगा W मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इनटू IT, और इसमें करंट एफिशिएंसी भी दी हुई है, तो ईटा से भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। बस अब वैल्यू रखना है, इक्विवेलेंट मास आपने निकाल ही लिया 63.5 डिवाइड बाय 2, करंट आपको दिया था सेकंड में, करंट कितना 3 एम्पियर, ये आपने करंट रख दिया 3 एम्पियर, टाइम 600, ईटा 50% है तो हाफ ले लो सीधा, और डिवाइडेड बाय 96,500, निकालो कितना आ रहा है, 0 में देखो आंसर लिखा होगा, यही है आंसर, ठीक है ना, बस ये आंसर हो गया
0.296 ग्राम में आएगा। इस फैराडे लॉ से मास हमेशा ग्राम में, क्योंकि इक्विवेलेंट मास भी ग्राम में ले रहे हैं। ये तो सिंपल अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो सीधे सीधे पूछे आते हैं, है ना। देखो बस वही है कि कुछ छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखिएगा। टाइम सेकंड में लेना है, ठीक है, करंट एम्पियर में लेना है, एन फैक्टर सबसे मेन चीज एन फैक्टर ही है, ठीक है। तो वो में कहाँ से दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। वो चाहे आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से देख लीजिए, क्यूबिक एंड कॉपर में आ रहा है 2 का चेंज हो रहा है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन के मोल्स को देखकर बता दीजिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी लेवल का था, बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में, है ना। मैंने आपको कराया कि आपको अगर आएगा सब्जेक्टिव पेपर में तो इस तरह से आपको करना है प्रोसीजर पूरा। ये अब ऑब्जेक्टिव में आते हैं जरा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में बस थोड़ा सा घुमाना है, थोड़ा सा बातों को घुमा फिर आगे बोलेगा। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ोगे। When an electric current is passed through acidified water, acidified water means what है ना, वाटर में कुछ बूंदे एसिड की टपका दी गई, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक कर दिया, पीएच 7 से कम हो गया होगा, तो एसिडिफाइड वाटर है और उसकी करा रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने की चाहत है, और ऐसा करने पे 112 ml हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रही एनटीपी कंडीशन है ना, कलेक्टेड है कैथोड पे, और 965 सेकंड तक कराई गई इलेक्ट्रोलिसिस, टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेकंड में दिया हुआ। तो कह रहा है कि करंट बताओ कितने एम्पियर का पास कराना पड़ रहा होगा, द करंट पास इन एम्पियर, हां करवाटे आप ही लोग को निकालना है, ऑब्जेक्टिव ये सब आप ही करोगे, ठीक है। फैराडे लॉ ही लगना है, लेकिन थोड़ा सा उसने गैस के वॉल्यूम से कनेक्ट किया है, तो आप आसान है, खुद ही डालोगे, एवर एटम तो वही डालो। तो 0.5 है, मुझे आंसर पता नहीं, देखना पड़ेगा, बाकी अटेम्प्ट करो सो। करेक्ट आंसर क्या है इसमें, पढ़िए। फिर थर्ड ही होगा, सही है, तो थर्ड आ रहा है, ठीक है। एसिडिफाइड वाटर का मतलब वाटर में मीडियम एसिडिक कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, वाटर है और कोई इसमें एसिड ऐड कर दिया है, ठीक है। तो कैथोड में 2 कैंडिडेट हो गए जो रिड्यूस हो सकते हैं, H+ आयन और वाटर। अब इसमें देखो कि फाइनली रिड्यूस होगा कौन, इसका एसआरपी ज्यादा है इलेक्ट्रोकेमिकल में। वाटर का एसआरपी तो एल्युमिनियम और मैग्नीज के बीच में होता है, और H+ आयन का तो नीचे 0 वाला होता है, तो H+ आयन लगाना है, तो इसमें अल्टीमेटली ये हो जाएगा रिड्यूस, है ना। तो हमें इससे ये आइडिया लग गया कि हमारी हाफ रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे हाफ रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे जो एसिड से आने वाले H+ आयन दे विल गेट रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाएंगे और उसी से हाइड्रोजन बन गई, है ना, क्लियर।
अब ये हाइड्रोजन गैस कितनी ऑक्टेन हो रही है, उसका कहना है कि हाइड्रोजन गैस 112 ml ऑक्टेन हो रही है एनटीपी से। हाँ बताओ भाई इसके आगे क्या किया होगा? हाइड्रोजन का मोल्स निकाल लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। जब भी किसी गैस का वॉल्यूम एनटीपी एसटीपी दिया है तो ये हिंट होती है कि वो आपसे मोल निकलवाना चाह रहा है, या बिना मोल निकाले क्वेश्चन आगे नहीं अगर बढ़ेगा। एक मोल का 22,500 होगा तो इतने मोल का निकाल लेंगे। इससे बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे हाइड्रोजन के मोल का पता लगता है। हाइड्रोजन के मोल हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ml में दे रहा है तो ठीक है, हम लोग डिवाइड भी फिर ml, वैसे तो 22.4 होता है लेकिन लीटर में लेते हैं तब होता है, ml में हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 112 ml 4 आ रहा है। अब देख लो भैया, सब लोग सी बता रहे हो, तीसरा तो गलती बदल गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें ये तो इसका डबल दिख रहा है, तो ये 1/200 है ना, 1/200, तो मोटा माटी आ रहा है 5 × 10⁻³ ये मोल आ गया बेटा। इससे ये पता लगा कि हाइड्रोजन के मोल कितने ऑक्टेन, ठीक है क्लियर। अच्छा हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्टेन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का मास कितना ऑक्टेन हो रहा होगा? मोल से मास कैसे निकालते हैं? मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, है ना। मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2, तो ये कितना आ गया 10⁻⁻2 मतलब 0.01 कुछ भी लिखो है ना, इतने ग्राम, ठीक है। तो हमें मास बदल गया। अब मास बदल गया तो अब फैराडे लॉ लगा दें, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या हो जाएगा, ई ऑफ हाइड्रोजन इनटू IT डिवाइडेड बाय 96,500। अब वाटर का इक्विवेलेंट देखो, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास तो आप लोग निकाल ही लोगे आराम से। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 और n फैक्टर देखो ऊपर की रिएक्शन में कितना है, इस वाली रिएक्शन में देखो 2 होगा ना। हाँ, तो वाटर का हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट 1 ही आ गया, ठीक है। आई दिया था क्वेश्चन में, अच्छा आई पूछ रहा है, टाइम दिया है, टाइम 965 सेकंड दिया है, आई तो निकालना ही, टाइम दिया है 965। अच्छा देखो मेंस वाले कैलकुलेशन नहीं कराते हैं बच्चों को, उसने कितना बढ़िया टाइम दिया 965, जिससे कैंसिल हो जाए, है ना, बच्चों को बिल्कुल कष्ट ना हो। 965 हो गया 1/100। अच्छा 1/100 कितना आ रहा है 10⁻², और मास भी कितना 10⁻², ये भी कैंसिल, तो आई बराबर 1 एम्पियर आ गया। तो आंसर 1 एम्पियर देखो कौन सा है, सही हो जाएगा, है चौथा है आंसर, ठीक क्लियर है ना। तो यहाँ से आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि आई बराबर 1, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ये समझ में आ गया अभी, तो ये वाला भी पढ़ा लो। ये क्वेश्चन एनडी वालों ने काफी मेहनत से बनाया है उन्होंने थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, तो अब छोटा छोटा देख नहीं रहोगे, बड़ा कर देते। बस उन्होंने क्या किया, वो जो एन फैक्टर निकाल, बस इसमें उसी में उन्होंने कंफ्यूज किया। जिस बच्चे ने आप क्वेश्चन सही नहीं लिखे होगी तो एन फैक्टर गलत आ गया होगा, पूरा कबाड़ा हो गया होगा। तो इसमें आप लोग हाफ रिएक्शन ही लिखो, मतलब वो लिखो कितना आ रहा है, और तो क्वेश्चन क्या है when 9.65 एम्पियर, इसमें भी देखो वो कैलकुलेशन ही कराना चाह रहा है, 9.65 वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9.65 एम्पियर करंट बार पास फॉर 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना 36 सेकंड हो जाएगा, इनटू नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक मीडियम। नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोलाइट है एसिडिक मीडियम में, उसमें पास करा दे करंट। द अमाउंट ऑफ पैरा एमिनोफिनॉल प्रोड्यूस, तो इसमें पैरा एमिनोफिनॉल का अमाउंट पूछ रहा है, तो इसमें हाफ रिएक्शन लिखो, नाइट्रोबेंजीन लिखो रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड लिखो पैरा एमिनोफिनॉल। ये बैटरी थोड़ा गड़बड़ कर रही है, तो बंद हो रही है। इसमें आप लोग बस क्या करो, नाइट्रोबेंजीन लिखो रिएक्टेंट साइड,
और प्रोडक्ट साइड लिखो पैरा अमीनोफिनॉल और उसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करा दो। सर तो आप बैलेंस करोगे तो एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन लास्ट में ऐड करोगे ना, उससे एन फैक्टर बदल जाएगा। सर सर देखो नाइट्रोबेंजीन तो फॉर्मूला पता ही ना आप लोगों को, बेंजीन में क्या लगा दो NO2। ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसने, तो इसको ले लिया मैंने रिएक्टेंट साइड और मीडियम उसने एसिडिक कर दिया, मतलब थोड़ा कुछ H+ आयन डाल दिए होंगे और इसकी वजह से ये किसमें कन्वर्ट होने लगा, ये प्रोडक्ट में। पैरा अमीनोफिनॉल। अब इसको बैलेंस करके एन फैक्टर निकाल दो। बस इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करना है। हाँ उसकी जरूरत नहीं, वो तो प्योर ऑर्गेनिक पहुंच गया है। यहाँ पे इसके मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं। ना वो तो ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बनना है, लेकिन यहाँ पे बस वो प्रोडक्ट उसने बताया कि अगर वो प्रोडक्ट ना हो तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि करेंगे, तो वो खैर ऐसा काम नहीं करेगा कि फिजिकल में इतनी नॉलेज, वो भी मेंस लेवल में, तो प्रोडक्ट उसने बता दिया है, बस आप इसको बैलेंस करना लो। नहीं देखो नाइट्रोबेंजीन डिफरेंट नाइट्रोजन रिडक्शन जो होता है वो पीएच कंट्रोल होता है। उसमें जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक तो उसमें देखेंगे जब पीएच उसका 6 से 7 के बीच में रखते हैं तो एल्कलीन बनता है, बिल्कुल स्लाइटली एसिडिक मीडियम में एल्कलीन बनता है। लेकिन आपने बहुत ज्यादा एसिडिक कर दिया तो एल्कलीन में ढेरी गति बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे उसने एल्कलीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव तैयार कर दिया, तो वो तो कैसे बन रहा है उस पे अभी मत जाओ। हां जब उसने बता ही दिया कि प्रोडक्ट ये बनता है तो आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे हम लोग मतलब इसको बैलेंस करके एन फैक्टर बना रहा है। हां तो बैलेंस मतलब उसको मेन चीज एन फैक्टर बन जाएगा तो इक्विवेलेंट मास निकल आएगा। इक्विवेलेंट मास निकल आएगा तो क्या आएगा जो भी पूछ रहा है। हाँ बोलो सर जो क्वेश्चन के नीचे नोट लिखा है ये असली पेपर में भी दिया हुआ था। हाँ ओके सर। सर ये रिएक्शन कैसे हो रही है एक बार दोबारा बता दीजिए। ये रिएक्शन कैसे हो रही है इससे हम लोग को कोई मतलब ही नहीं रखा है, क्योंकि देखो उसने जब साफ साफ बता दिया कि नाइट्रोबेंजीन एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होगा तो बस हमें यही इसी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर इसका कितना होगा चेक करते हैं क्या है। तो इसमें ये हमारा है C6H5 ठीक है। अच्छा और एक नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अच्छा यहाँ पे भी देखो तो ये C6H4 है तो कार्बन तो दोनों जगह 6 ही है। वैसे तो सबसे पहले सेंटर एटम को बैलेंस कर, सेंटर एटम तो कार्बन है लेकिन कार्बन पहले से ही बैलेंस है तो कोई समस्या नहीं है। कार्बन के अलावा सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन देखो कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन 1। जिधर ऑक्सीजन कम होता है उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। हां तो इधर कम है प्रोडक्ट साइड एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ठीक है अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब बारी बारी आई हाइड्रोजन ऐड करनी है ना तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड कितने हो गए 2 3 और 2 5 ठीक है और रिंग में 4 हाइड्रोजन हमारे इसको भी मान लो ठीक है वो दिख नहीं रहे हैं मन के अनुसार तो कितने हो गए फिर से 2 2 4 1 5 और 4 9 हाइड्रोजन
अभी ये तो हमने जोड़ दिया, अभी तो इसको मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 ही, तो 5 और 9 में कितने के डिफरेंस आ गया 4 का, तो मुझे पूरे 4s ऐड करने पड़ेंगे तब जाके हाइड्रोजन बैलेंस। और अब आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके चार्ज बैलेंस करेंगे, तो प्रोडक्ट साइड तो नेट चार्ज शून्य है, जीरो है, सब कुछ न्यूट्रल पड़ा है। इधर एनोड नाइट्रोजन न्यूट्रल है, हां 4s का 4 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो n फैक्टर क्या हो गया, नहीं ये हाफ रिएक्शन तो ओवरऑल न्यूट्रल करना पड़ेगा, मतलब चार्ज तो हाफ रिएक्शन का कोई भी हाफ रिएक्शन चार्ज को बैलेंस ही करना होगा, अगर रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड रेट चार्ज तो सभी में बैलेंस होना, ठीक है। अब आप देख लो कि इसमें देखो किसका मास पूछा है, अमाउंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, तो इसके 1 मोल, इसके पैरानाइट्रोफिनॉल के 1 मोल को प्राप्त करने के लिए आपको कितने मोल इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना पड़ रहा है 4 मोल, तो n फैक्टर इसके रिस्पेक्ट में कितना हो गया 4, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे इसी का, तो इसका आप निकाल लेना मोलर मास, वो तो आप निकालिए, वो 6 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, जोड़ करके ये जो भी आएगा डिवाइडेड बाय क्या कर देना 4, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी मेहनत इससे ज्यादा लगेगी, इसमें 2 एलिमेंट है जो पिक्चर में आ रहा है, एक तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ चेंज हो रही है और एक ऑक्सीजन भी यहाँ पे डल रहा है, तो फिर दोनों के चेंज देखना पड़ेगा, इससे बेटर इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे दिखने चाहिए, तो n फैक्टर 4 है और उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, उसमें ये नहीं हो सकता देना सीखो, यहाँ पे रख के E निकाल लेना और इस E को यूज कर लेना किसमें करंट का, ठीक है। फिर फैराडे का लगा देना फॉर्मूला W बराबर क्या हो जाएगा, W इस प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हैं, W बराबर E into IP divided by 96,000, ठीक है 9.8 हाँ रिएक्शन वो तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मास पूछेगा, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी एक हाफ इलेक्ट्रोड के लिए मिलेगा, और सल्फेट यहाँ पर तो ये पूरा प्रोडक्ट है, वही पूरा प्रोडक्ट बन गया। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक्चुअली जो नाइट्रोबेंजीन है ये तो यही प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन इसका कोई ना कोई ऐसा स्पेसीज होगा, वो क्वेश्चन में उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा पैरेलल, वो एनोड पे होगा, और ऐसा जब भी दिया था जैसे नाइट्रोबेंजीन न्यूट्रल है आयनिक नहीं, जैसे अभी तक हम लोग आयनिक सॉल्ट की करा रहे थे, जैसे NaCl Na2SO उसमें कटायन है, अब इसमें लग रहा है सर इसमें तो ना तो कटायन है, तो इसको पानी में डिसॉल्व किया होगा, पोलर कंपाउंड है पानी सॉल्यूट होगा, तो इसमें जो एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और उससे O2 बन रहा होगा, है उसकी हाफ रिएक्शन अलग चल रही है, लेकिन O2 का तो मास पूछा नहीं है, तो उसके लिए जिसका मास पूछना है उसी को करेगा, तो E यहाँ से जो भी आएगा बेटा वो रख देना, I की वैल्यू ये रख देंगे 9.69 एम्पियर, उस समय वो आवर में दे रहा है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, है ना 3600 हो जाएगा, इससे मास आ जाएगा, फिर वो आंसर है, ठीक है। बोलो इसका इक्विवेलेंट मास निकालो तो आंसर मैच कर जाएगा, 9.81 कितना आ रहा है इक्विवेलेंट मास, थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है, अच्छा 109 आ रहा है, इसका मोलर मास बेटा आपने निकाला 109 इस कंपाउंड का मोलर मास बच्चे का कहना है कि 109 डिवाइड बाय 4, इससे इक्विवेलेंट मास निकाल के यहां रखो, चेक करो क्या आंसर आ रहा है,
अगर कैलकुलेटर से मान लो जब तक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर चल रहे हैं तब तक आप लोग कैलकुलेटर तो जरूर लाओ क्लास में। मतलब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तो हम लोग को केवल आंसर ही चेक करना है, तो मैं गूगल पे करूँ तो अभी तो हम लोग एटीसी कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी एक बच्चे ने ऑनलाइन में निकाला है, उसका आंसर 3 है, तो चेक कर लेना, ठीक है ना? अच्छा उसने ये क्यों लिखा है, मतलब ये नोड ये नाइट क्यों है, नाइट्रोजन एक्चुअली कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम रिएक्शन ये क्यों हो रहा है? वो इसमें होता है जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग उस नाइट्रोजन का रिडक्शन जो एसिडिक मीडियम में कराते हैं उसमें मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड। और ये जब ये सब मुन्ना भाई जो होते हैं ना ये सब बनते हैं लेकिन ये एज ए साइड प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट, तो इनकी यील्ड बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन इन लोगों ने फ्रेम किया है, क्वेश्चन इन लोगों ने साइड प्रोडक्ट के लिए फ्रेम किया, तो इस बात को उसने जस्टिफाई किया है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे पढ़ के पेपर देने जा रहे होंगे, कोई बच्चा ये ना कंफ्यूज हो कि ऑर्गेनिक में ये पढ़ा जाता है नाइट्रोजन एसिडिक में एल्डिहाइड बनाता है और यहाँ पे पैरामिडोएल्डिहाइड बनाए जाते हैं, तो ये लाइन पढ़ के बच्चा समझ जाए अच्छा ठीक है, वास्तविकता में तो एल्डिहाइड ही बनती है मेरे प्रोडक्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में पैरामिडोएल्डिहाइड बना दिया है बाई प्रोडक्ट या हाइपोथेटिकल जो भी हमें इसी का निकालना है पैरामिडोएल्डिहाइड, ठीक है। मतलब ये उन्होंने एक तरह से जस्टिफिकेशन दे दिया है कि कोई इस पे बोनस का मानने लगे कि क्वेश्चन कर रहा है कि नाइट्रोजन का एलिमेंट पैरामीटर पे गांव तो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में इस तरह के केसेस होते हैं कि अगर कोई कन्वेंशनल रिएक्शन है और कोई क्वेश्चन कन्वेंशनल रिएक्शन पे ना पूछ करके कोई मनगढ़ंत रिएक्शन पे पूछ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल वर्ड या फिर ऐसा कुछ नोट लिखना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा नहीं होता है लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है, ठीक है, कि कोई कल को एनडीए पे जावा ना बोले एनडीए वाले पेपर बनाते समय कि ढंग का पेपर होना है काफी चीजें आ रही हैं, तो एक ये फैराडे फर्स्ट लॉ की बात हम लोग को समझ आ गई। अब आते हैं फैराडे सेकंड लॉ तो फैराडे फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड होता है और इजी भी होता है, ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ से ज्यादा आसान है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है, फैराडे सेकंड लॉ हर जगह नहीं लगा सकते। फैराडे सेकंड लॉ बेटा हम लोग वही लगा सकते हैं जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड हो, इसकी अपनी कंडीशन है। जब भी किसी प्रश्न में आपसे ऐसा बोला जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है या तीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड है ना, तो फिर आप समझ जाइए कि वहां पे फैराडे सेकंड लॉ लगेगा, ठीक है। जब पूरा क्वेश्चन एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर बेस्ड हो है ना, उसमें दो सेल की आती ना होगी तो वहां सेकंड लॉ लगने की कोई गुंजाइश नहीं, वहां तो बस लगा है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल when two or more electrolytic cell connected in series, ठीक है। अच्छा ये सेल क्या कहता है, वो इसको रटना नहीं है तो समझना है, तो आप ऐसे समझो डेफिनेशन को बोलिए इसको समझो। जैसे मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए इस डायग्राम में, ठीक है, मैं 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेके चलता हूं और उन तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रोड तो प्लेटिनम के ही मान के चल रहा है, इलेक्ट्रोड सारे हम लोग इनर्टी लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की प्लेट है, इसमें एक कैथोड है एक एनोड है, सब अंडरस्टूड है। ये तीसरे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए हम लोग। अब हम लोग इन तीनों सेल को कनेक्ट करने जा रहे हैं सीरीज, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट करना सब लोग तुम लोग जानते हो, इतना तुम लोग को सीरीज पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो
ये मान लो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, सीरीज में कनेक्ट करना है तो इनके पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे करो, देखो कि इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट कर दो, इसके पॉजिटिव, ठीक है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, और पहले वाले का नेगेटिव पॉजिटिव एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हुए लास्ट वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो, ये आपका सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें आप 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लो, देखो मेन खेल तो अंदर है इलेक्ट्रोलाइट का, आप क्या करो 3 डिफरेंट, तो मैं अभी क्या करता हूँ कोई 3 ले लेता हूँ, एक में चलो मॉल्टेन कॉपर सल्फेट लेते हैं, ठीक है, मॉल्टेन ले रहा हूँ तो वाटर का चक्कर बीच में बन जाएगा, ठीक है, तो दूसरे में ले लेता हूँ मैं गोल्ड का क्लोराइड ले लेता हूँ AuCl, ठीक है, उसका मॉल्टेन सॉल्यूशन AuCl का मॉल्टेन सॉल्यूशन, ठीक है, और तीसरे में ले लेते हैं निकल नाइट्रेट ले लेते हैं, कोई भी सॉल्ट कोई भी हो सकता है, अभी मैं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई भी सॉल्ट कर सकते हैं, सब में अलग अलग लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब आप जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो फिजिक्स आप लोग को पढ़ते हो ना, सीरीज में क्या सेम होता है, तो आई जो आई एम्पियर इस बैटरी में जा रहे हो कि वही आई इसमें जा रहे हो, वही आई इसमें जा रहे हो, तो तीनों में आई क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन की खास बात होती है कि जितनी देर इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो तीनों में होगी, अगर मान लो बीच में कोई वायर काट देगा या मान लो कोई कनेक्शन ब्रेक हो गया किसी वजह से, तो तीनों में एक झटके में ब्रेक हो जाएगा, है ना। जैसे दीपावली में आप लोग लड़ियां लगाते हैं तो सीरीज में कनेक्ट होती है, लड़ियों के बल्ब सीरीज में कनेक्ट होते हैं कि पैरेलल में, हाँ बिल्कुल सही, पुराने समय में हम लोग के टाइम क्या होता था कि जो चाइना से नहीं आती थी तो वो सब सीरीज में कनेक्ट करते थे, पता ना एक बीच में एक बल्ब फ्यूज हो गया तो आगे लड़ी जलती नहीं, अंधेरा छाया रहता, ठीक है, तो पूरा लड़ी चेंज करनी पड़ती थी, फिर थोड़े लोगों ने फिजिक्स पढ़ी ढंग से, चाइना वाले पूरे वो अब सब पहले फिजिक्स में पढ़ी गए थे कि बीच में कोई बल्ब अगर फ्यूज भी तो कोई नहीं, आगे सब जलता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन का ये ड्रॉबैक भी होता है, तो इस यहाँ पे तो इसको ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, यहाँ तो ये फायदे की बात है कि जितनी देर इलेक्ट्रोलिसिस होगी वो समय तीनों के लिए क्या रहेगा, तीनों से सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आई भी सेम और टाइम भी सेम तो Q भी क्या सेम हो गया। और फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, फैराडे फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि जो W बराबर EIV अपॉन I6 ये हुआ था, अब देखो I सेम T सेम और फैराडे तो कांस्टेंट है, तो इतनी ये सारा टर्म क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन के लिए कांस्टेंट हो गया पूरा, है, तो इसका मतलब W और E का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यही बात बताई फैराडे ने अपने इस लॉ में, है ना, मतलब फैराडे सेकंड लॉ एक्चुअली फैराडे फर्स्ट लॉ का से ही डिराइव हो जाता है ना, उसको ऐसे समझ लो ज्यादा समझ अच्छे से, तो फैराडे सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर दो सेल आपस में हम लोग या 2 या 3 सेल या 4 सेल कितने भी हो सकते हैं, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो प्रत्येक सेल में जो मेटल डिपॉजिट हो रहा होगा, जैसे तो पहले सेल में कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा, कहां होगा, कॉपर, तो कॉपर का मास डिवाइडेड बाय कॉपर का इक्विवेलेंट मास, और दूसरे सेल में गोल्ड डिपॉजिट हो रहा होगा, गोल्ड 3% गोल्ड में जा रहे होंगे, निकल 2+ है निकल में, तो हर एक सेल में जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है उस मेटल का डिपॉजिटेड हुआ मास डिवाइडेड बाय उसी का इक्विवेलेंट मास का रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम लोग अगर ये ऊपर वाले सेल के लिए ही लिखें फैराडे का, तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ कॉपर, ये वैल्यू इक्वल होगी सेकंड सेल में जितना गोल्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड, एंड वही वैल्यू बराबर होगी थर्ड सेल में जितना निकल डिपॉजिट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट मास ऑफ,
ठीक है, ये आपका रिजल्ट हम लोग लगा सकते सेकंड लाने का, ठीक है। बोलो, तो इसमें न्यूमेरिकल आसानी बनते हो, क्योंकि अगर आप ये इसी सारी चीजें बता रहे हैं तो आपको अगर उसमें ये बता दिया कि कॉपर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान 5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और पूछने लगा बताओ तो दूसरे वाले पड़ोस वाले सेल में गोल्ड कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो हम लोग निकाल देंगे, है ना। ये मास दे दिया, इक्विवेलेंस निकालना जानते हो, गोल्ड का इक्विवेलेंस निकाल ही लोगे, गोल्ड का मास आ जाएगा। या वो पूछने लगे निकल कितना डिपॉजिट हो, वो भी निकाल, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं सिंपल, बस वो ये इसकी डेफिनेशन देखो, ये सेकंड का क्या कह रहा है, when two or more electrolysis are connected in series, then the ratio of mass of substance deposited or liberated and their equal mass is constant, ठीक है। तो दो सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उन सेल में जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं उनका मास और उन्हीं के इक्वल मास का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, है ना। ये वैसे टाइम लिखने की जरूरत नहीं कि इक्वल अमाउंट हो गई, सीरीज बोलने का मतलब ही क्या हो गया, आई तो ऐसे ही सेम हो गया, तो अंडरस्टूड। तो ये आपका सीरीज कनेक्शन में ही लगेगा, लेकिन अगर वो बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन तो पैरेलल सेकंड काम करता है, आई डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है जब सेल हमारे सीरीज में करें। तो ये इस तरह के एक एग्जांपल जरूर लिख दीजिएगा। मेटल आप कोई भी ले सकते हो, अच्छा ये बताओ W डिवाइडेड बाय E, मतलब इसका जो रेशियो, इसको कुछ कहते हैं हम लोग, एक स्पेसिफिक टर्म होता है, जैसे मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल होता है, ऐसे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर जैसे फैराडे सेकंड ना ये बोल रहा है कि 2 से या 3 से सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबका W/E का रेशियो कांस्टेंट होगा, और W/E की जगह अगर मैं बोल दूं कि सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे तो भी तो बात क्या होगी, सही होगी। तो और करके वो भी लिख देना कि अगर आज का रीजन एसेंशियल, अच्छा इस साल हो सकता है कि मेंस में रीजन एसेंशियल के क्वेश्चन थोड़े बढ़ा दे, तो ये हर साल ये कुछ ना कुछ पूरा बात कर रहे हैं, है ना। इस साल नीट के पेपर में भी इन्होंने कई क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए रीजन एसेंशियल, है ना। रीजन एसेंशियल इसमें एक स्टेटमेंट 1 दिया होता है, फिर एक स्टेटमेंट 2 दिया जाता है। वो रीजन एसेंशियल क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बराबर होता है, उसमें पहले आपको पढ़ना होता है कि स्टेटमेंट 1 सही है कि गलत है ना। फिर स्टेटमेंट 2 के बारे में सोचना होता है, फिर ये सोचना होता है कि जो स्टेटमेंट 2 है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा टफर साइड पे पहुंच जाते हैं क्वेश्चन, तो इस बार नीट के पेपर में जो डिफिकल्टी लेवल पढ़ाई है उन्होंने वो रीजन एसेंशियल क्वेश्चन देकर पढ़ाई, ठीक है। पहले आईटी में पूछे थे कुछ साल, 2-3 साल पूछे थे, फिर बंद कर दिए पूछना, अब वो फिर से हो सकता है कि इस साल कुछ ना कुछ, अब एनडीए में दिखा तो भी है, नीट में तो इस साल लगता है कि जेईई में भी एक दो चार क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐड है ना। तो उसमें मतलब थोड़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, रीजन सेशन में वो कुछ भी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को आप ऐसे और करके लिखे ना, इसका मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गोल्ड। मैं इसी एग्जांपल के लिए लिख दे रहा हूँ, इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ निकल, ठीक है। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट टू मोल में एक रिलेशन भी होता है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इनटू एन फैक्टर। तो इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो, मोल ऑफ कॉपर इनटू एन फैक्टर ऑफ कॉपर बराबर मोल ऑफ गोल्ड इनटू एन फैक्टर ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू मोल ऑफ निकल इनटू एन फैक्टर। ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सब स्टेटमेंट एक ही है, अलग-अलग तरीकों से लिखे जाते हैं। फैराडे सेकंड लॉ के रिजल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो बस इसी तरह से बनते हैं, आपको बस ये फॉर्मूला पता हो। तो फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया, कंडक्टेंस वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो गया। एक क्लास में एक्स्ट्रा ले लेके सोच रहा हूँ सैटरडे है ना, संडे को कोई क्लास नहीं है तो सिलेबस ट्रैक में लाया जाएगा ना, संडे को सैटरडे पे क्लास लेते हैं। अभी तो क्लास है ही है ना, कल डिस्कशन कर देंगे। कल किसका करना है, इलेक्ट्रो का और सर रिकॉर्ड एडिशन है ना, तो चलो ठीक है, प्रोफेसर का डिस्कशन भी करते हैं और बाकी एक से पार्ट 2 जैसे भी पार्ट 2 जैसा आप लोग हैं पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, तो पहले इसमें टाइम कम लगेगा, सब्जेक्टिव में टाइम कम लगता है। चलो ठीक है, कल